हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 7। इससे पहले के सेक्शन हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी धारा 7। इसकी धारा 7 क्या है, देखिए। कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। क्या? कई व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति डिसेबल है। और इस धारा में जो डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, ये वही डिसेबिलिटीज़ हैं जो सेक्शन 6 में बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? अप्राप्तव्य, जड़ और पागल। इनको यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है लिमिटेशन एक्ट में। ये 3 वर्ड जो हैं डिसेबिलिटी के लिए सेक्शन 6 में बताए गए हैं, और यही सेक्शन 7 में भी है। वही है निर्योग्य व्यक्ति जो अप्राप्तव्य है, जड़ है और पागल है। अब देखिए, जो धारा 7 है ये क्या कहती है, देखिए हम एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार। जहाँ की वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्त हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी निर्योग्यता के अधीन है और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता है। क्या है? दिया जा सकता है। तो वहाँ उन सब के विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। किंतु जहाँ की ऐसा उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, न दिया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी के भी विरुद्ध तब तक समय का चलना आरंभ न होगा जब तक उनमें से कोई एक या अन्य की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या उस निर्योग्यता का अंत हो जाए। या तो समर्थ हो जाए या निर्योग्यता ही समाप्त हो जाए। ये 2 बातें कहता है। देखिए किस पे लागू होती है धारा 7? वाद पे और डिक्री के निष्पादन पे लागू होती है धारा 7। कहाँ लागू नहीं होती? ये लागू नहीं होती अपील व अन्य आवेदनों पर धारा 7 लागू नहीं होती है। तो क्या कहती है धारा 7 कि यदि एक ही वाद हेतु पर वाद या डिक्री के निष्पादन के लिए कई व्यक्ति संयुक्त रूप से हकदार हैं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी विधिक निर्योग्यता से पीड़ित है, मान लीजिए वो जड़ है या पागल है, और उसकी सम्मति के बिना उन्मोचन किया जा सकता है, तो समय का चलना कब से प्रारंभ हो जाएगा? तो अगर उन्मोचन दिया जा सकता है तो समय का चलना सभी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रारंभ हो जाएगा और समयावधि का कोई विस्तार नहीं होगा। लेकिन इसके अपोजिट, परंतु ऐसा उन्मोचन निर्योग्यता से ग्रसित व्यक्ति या व्यक्तियों के बिना शेष व्यक्तियों के जो भी शेष व्यक्ति बचे हुए हैं उस एक डिसेबल के अलावा, तो उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो समय का चलना किसी के भी व्यक्ति के विरुद्ध चलना आरंभ नहीं होगा। मतलब समयावधि का विस्तार हो जाएगा, धारा 6 का लाभ मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें 2 स्पष्टीकरण हैं धारा 7 में। पहला स्पष्टीकरण क्या है? यह धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है। कौन सा? स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है, उसके उन्मोचन को लागू होती है। यानी अचल संपत्ति के दायित्व इसमें शामिल हैं। इसका सेकंड स्पष्टीकरण क्या है? देखिए, सेकंड स्पष्टीकरण है इसका, हिंदू अविभक्त परिवार के प्रबंधक पर भी ये धारा लागू होती है। कब लागू होगी? जबकि वह प्रबंधक परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना उन्मोचन देने में समर्थ है, तो धारा 7 लागू हो जाएगी। अब देखिए कि ये जो उन्मोचन है उसकी सामर्थ्य किस किस के पास होती है? किस किस के पास होगी? को लाइसेंसी के पास होगी, रिसीवर के पास होगी, इन सब के पास उन्मोचन की सामर्थ्य होगी। और ये जो कई हकदार व्यक्ति कौन होंगे? ये
सीपीसी के ऑर्डर 1 के रूल 1 में बताया गया है। ऑर्डर 1 रूल 1 क्या है सीपीसी का? पार्टीज टू सूट, कि मतलब सूट के लिए पार्टीज जरूरी हैं। पार्टीज कौन कौन से हो गई? देखिए, एक प्लेंटिफ हो गई और एक डिफेंडेंट हो गई। तो वाद को दाखिल करने वाला, वाद लाने वाला तो प्लेंटिफ हो गया और उसका विरोधी पक्ष का डिफेंडेंट हो गया। बाकी हम ऑर्डर 1 रूल 1 को सीपीसी में कवर करेंगे। और इसके लिए क्या आवश्यक? देखिए, जॉइंट सूट होना चाहिए और ये जो एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन है ये भी जॉइंट फाइल कर दी होनी चाहिए। और देखिए, इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उनमें से सी नाम का व्यक्ति डिसेबल है, मान लीजिए वह पागल है, और उसकी तरफ से ए व्यक्ति सामर्थ्य रखता है कि उसको वो उन्मोचन कर दे। तो समयावधि का चलना कब से प्रारंभ होगा? जब से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है तभी से समयावधि का चलना प्रारंभ हो जाएगा। उनकी समयावधि में कोई विस्तार नहीं होगा। लेकिन उनमें से ए, बी, सी में से सी माइनर है और ए या बी कोई भी उसके का उन्मोचन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो उनके लिए समय का चलना कब आरंभ होगा? जब उसकी निर्योग्यता समाप्त हो जाएगी, तब उसका समय का चलना प्रारंभ होगा। यहाँ पे उसको उनकी समयावधि का विस्तार हो जाएगा, उन्हें धारा 6 का लाभ मिल जाएगा। और उन्मोचन किसे किया जाएगा? देखिए, उन्मोचन प्रतिवादी को कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें सी डिसेबल है, तो सी के प्रति वो कहेंगे कि सी के प्रति तुम्हारे जो भी दायित्व हैं वो तुम्हें पे नहीं करने होंगे, ये कहेंगे वो प्रतिवादी को। देखिए, धारा 7 जो है, धारा 7 क्या? ओवरलैपिंग का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। ओवरलैपिंग का रूल प्रतिपादित करती है। ओवरलैपिंग का रूल क्या है? इसे हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या है? देखिए कि एक व्यक्ति की निर्योग्यता से अन्य सभी व्यक्तियों को वो निर्योग्यता प्रभावित करती है। तो ये है ओवरलैपिंग का सिद्धांत। इसमें देखिए केस लॉ भी है, NR काटकर वर्सेस AB गौड़। ये 1986 का केस है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि किसी एक व्यक्ति की निर्योग्यता अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकती। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें धारा 7 में 2 स्पष्टीकरण भी हैं और इसमें कौन कौन उन्मोचन करने के लिए सामर्थ्य है और किसके प्रति उन्मोचन होगा, और इसमें एक आच्छादन का सिद्धांत भी है। इसमें NR काटकर का केस लॉ भी है और ये कहाँ पर लागू नहीं होगी और कहाँ पर लागू होगी, यानी वाद व डिक्री के निष्पादन पर लागू होगी, अपील और अन्य आवेदनों पर लागू नहीं होगी। इसमें ये सब बातें थी। इसका क्विक रिवीजन था। की धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 विशेष अपवाद बताती है। क्या बताती है? विशेष अपवाद बताती है। देखिए, एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या कहती है? धारा 6 या धारा 7 की कोई भी बात, यानी धारा जो 8 है वो धारा 6 और धारा 7 का अपवाद है। इनमें किसी बात के होते हुए भी शुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती। पहला, शुफा अधिकारों को प्रवर्तित करने के वादों को लागू नहीं होती, और दूसरा है न किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। क्या कहती है? पहली बात, उसको पहला राइट बनता है कि X Y को अपना मकान बेचे, फर्स्ट प्रायोरिटी Y को दे। क्या? अग्रक्रयाधिकार, मतलब पहला अधिकार पड़ोसी का है, तो Y जो है शुफा अधिकार के लिए वाद ला सकता है। ये है शुफा अधिकार। अब देखिए, इसकी दूसरी बात क्या है
नियोग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक, क्या है, 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। न तो ये नेगेटिव की बात करता है न। देखिए आगे देखिए इसको, दूसरी बात है इसकी कि 3 वर्ष से अधिक समय सीमा नहीं होगी। क्या, ये देखिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए व्यक्ति है, वो माइनर है। माइनर कब है, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब वो माइनर है, और उसके जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 ईयर्स है, और वो मेजर होता है 12 ईयर्स में, तो उसे वो पूरे 12 ईयर्स मिलेंगे। तो यहाँ धारा 8 लागू नहीं होगी, यहाँ धारा 6 लागू हो जाएगी। जब उसकी नियोग्यता का अंत होगा तभी उसकी समय सीमा प्रारंभ होगी। देखिए अब इसका एग्जाम्पल बी देखिए। बी में क्या है, ए है, वो माइनर है। कब, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। वो मेजर होता है कब, 7 साल, जब वो 7 साल का हो जाता है तो वो मेजर होता है, और उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 12 ईयर्स। तो क्या करेंगे कि जो 7 ईयर्स हैं उसके मेजर होने के, वो उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स उसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो फिर कितना शेष, कितना बचेगा, 5 ईयर्स। तो उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 5 साल बचे हुए हैं, इसलिए इसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो 3 वर्ष से अधिक नहीं की बात की गई है। ये देखिए अब आगे देखिए सी। सी क्या कहता है, सी एग्जाम्पल है, ए है, वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के टाइम पे माइनर है। वो मेजर, उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स। लिमिटेशन पीरियड क्या है, 12 ईयर्स, और वो मेजर होता है 11 ईयर्स में। तो 11, जब 12 ईयर्स में से 11 ईयर्स को कम कर दिया जाएगा तो 1 ईयर बचा, और उसके जो मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिटेशन दे रखी है वो कितने, 3 ईयर्स। तो उसमें 2 ऐड कर दिया जाएगा, और फिर टोटल लिमिटेशन पीरियड कितना, 3 ईयर्स मिल जाएगा उसको। कितना टोटल, ये कितना, 3 ईयर्स मिल जाएगा उसको। अब आगे देखिए इसका डी एग्जाम्पल देखिए। इसका डी एग्जाम्पल क्या है, ए है, वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के टाइम पे माइनर है, और उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स, और वो मेजर होता है, फिर वो मेजर होता है 9 ईयर्स में। कितना, जब 9 ईयर्स में वो मेजर हो जाता है। तो फिर यहाँ क्या देखा जाएगा, यहाँ पे 12 में से 9 को कम कर दिया जाएगा, फिर कितना बचा, टोटल 3 ईयर्स बचे। 3 ईयर्स टोटल बच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये थी हमारी धारा 8 के एग्जाम्पल। तो देखिए हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। धारा 8 का क्या कहती है, धारा 8? धारा 8 कहती है, पहली बात कि ये विशेष अपवाद है। किसका अपवाद है, धारा 6 और 7 का अपवाद है। पहला अपवाद इसका क्या है, शुफा अधिकारों पर लागू नहीं होगी, इसका ये एग्जाम्पल है। दूसरी बात है, वो 3 वर्ष से अधिक समय सीमा नहीं होगी। लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि ये धारा 6 और 7 का अपवाद है, इसलिए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी धारा 8। देखिए धारा 9 क्या है, समय का निरंतर चलते रहना, यानी एक बार लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद अपील या आवेदन दायर कर दिया, तो फिर उसके बाद अगर फिर वो डिसेबल हो जाएगा, उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई है, तो फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ये कहती है धारा 9। ये देखिए बैरक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं हम, समय का निरंतर चलते रहना। जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थित करने या आवेदन पर लागू होती है धारा 9। करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता यानी पश्चात की निर्योग्यता
या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। ये देखिए एक परंतु है, जहाँ की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह प्रशासन चलता रहे। देखिए क्या है, क्या कहता है इसका परंतु, जैसे ए ने बी को 5,000 रुपये उधार दिए और ए, मान लीजिए ए का अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, फिर तो ए ने बी को क्या है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लिया। तो वह जब तक उसके वहाँ अपॉइंट है तब तक उसका वो जो 5,000 रुपये चुकाने का है तब तक उसकी समयावधि चालू नहीं होएगी। अगर फिर वो वहाँ से अपॉइंट नहीं रहता है तो फिर उसके लिए समय सीमा चलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये था इसका एक एग्जाम्पल। और इसके और भी कई अपवाद हैं धारा 9 के। देखिए धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, ये भी क्या है धारा 9 के अपवाद हैं। देखिए धारा 12 क्या कहती है, धारा 12 कहती है कि अपील या पुनर्विलोकन के लिए उस आज्ञप्ति या आदेश की जो प्रतिलिपि यानी उसकी जो कॉपी है उसको प्राप्त करने में जो समय लगेगा वह वर्जित कर दिया जाएगा। धारा 13 कहती है, किस बारे में बात करती है धारा 13? धारा 13 पॉपर यानी अकिंचन यानी गरीब व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने या अपील करने के दायर करने या अपील की अनुमति के आवेदन के लिए जो आवेदन लगाने में जो समय लगेगा, इजाज़त के लिए आवेदन लगाया उसने, उसमें जो समय लगा वह वर्जित कर दिया जाएगा। फिर धारा 14 बात करती है गुड फेथ यानी सद्भावपूर्वक जो क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय में कार्यवाही में जो समय लगेगा उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा। धारा 15 कहती है कि वाद दायर करने के लिए विधि के अनुसार जो सूचना दिए जाने की अवधि है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। धारा 15 में ही एक और बात देखिए, वाद दायर करने से रोकने के लिए या के डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन को आदेश यानी इंजंक्शन या ऑर्डर, व्यादेश या आदेश द्वारा उसे स्टे करने यानी उसे स्थगित कर दिए जाने पर जो व्यादेश या आदेश जो इंजंक्शन और ऑर्डर है उनको के जारी रहने वाली जो अवधि है उसे निकाल दिया जाएगा। धारा 16 देखिए, धारा 16 क्या है, जो वाद दायर करने के अधिकार के उत्पन्न होने के पहले या उस समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा जब तक उसके की जो लीगल रिप्रेजेंटेटर हैं यानी विधिक प्रतिनिधि हैं वो समर्थ ना हो जाएं। क्या नहीं हो जाए? समर्थ ना हो जाएं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें भी वाद का निरंतर चलते रहना रुक सकता है। ये भी धारा 9 के अपवाद हैं। देखिए धारा 9 में केस लो भी है, रामकृष्ण बनाम श्रीनिवासन, रामकृष्ण बनाम श्रीनिवासन AIR 1950 मद्रास 552। यह इसमें क्या बताया गया कि अधिनियम द्वारा जो विशिष्ट रूप से जो मान्यता प्राप्त स्थितियां हैं उनसे भिन्न किसी स्थिति में समय का निलंबन संभव नहीं है। ये जो परिस्थितियां दे रखी हैं इनके अलावा और किसी अवस्थाओं में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी धारा 9। देखिए वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम और डिस्कशन कर लेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में परिसीमा अधिनियम के साथ ही। थैंक यू फ्रेंड्स।